हाय एवरीवन। तो मैं इस चैप्टर का ऑलरेडी एक पार्ट ए डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और मोनेरा कवर किया था और मैंने एनसीईआरटी से ही एक्सट्रैक्ट करके लाइंस लिखी थी। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स आप खुद भी बना सकते हो उसको देख करके। तो अभी हम इस वाले लेक्चर में प्रोटेस्टा कवर करने वाले हैं और ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोटेस्टा में सबसे पहली चीज़, आपको ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होगा कि इसमें जितने भी हमारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, क्या हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ये डाले गए हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जो लाइनें लिखी हैं इसके बारे में, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई इसकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। सो नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई यूकैरियोट्स हमारे और भी 3 किंगडम में आते हैं, हमारे फंजाई में, प्लांटे में, एनिमेलिया में। ठीक है, अब उनमें से छांट करके जितने भी यूकैरियोट यूनिसेलुलर थे वो सारे प्रोटिस्टा में डाल दिए। तो प्रोटिस्टा में जो इसके मेंबर है वो कुछ फंजाई से भी रिजेंबल करेंगे, कुछ प्लांटे से भी करते हैं, एनिमेलिया से भी करते हैं, तो इसलिए इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि ये प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, ये पानी में ही पाए जाते हैं, पानी में ही इनका हैबिटेट है, तो प्राइमरली एक्वाटिक। थर्ड पॉइंट, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होगा ही, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि ये यूकैरियोट है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास होता है। प्लस इनके पास बाकी सारे सेल ऑर्गेनल भी होंगे ही, है ना। अब जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसके पास बाकी चीज़ें भी होंगी ही। नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रोटेस्टा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं वो हम देखते हैं। तो इसने इंक्लूड किया है सबसे पहले क्राइजोफाइट्स को। ठीक है, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स को, तीसरा स्लाइम मोल्ड्स, चौथा हो गया हमारा यूग्लिनॉइड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्रोटोजोल्स। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसके साथ साथ इसकी एक चीज़ जो यहाँ पे दी गई है कि भाई ये जो रिप्रोडक्शन है ये कैसे करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली करते हैं बाय सेल फ्यूजन, ये लाइन लिखी हुई है उसमें, एसेक्सुअली करते हैं बाय सेल फ्यूजन एंड सेक्सुअली करते हैं बाय जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब हम क्राइजोफाइट्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये मराइन भी होते हैं प्लस फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अब इसके बारे में खास क्या है कि जो इसका सेल स्ट्रक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सोप बॉक्स जैसा लगता है। ठीक है, ये सिलिका का बना हुआ होता है। ठीक है, अब सिलिका की वजह से ही ये इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है। और जब ये नीचे जा करके ओशन बेड पे जमा होता है तो वहाँ पे ये क्या बना देता है, डाई एटमेशियस अर्थ बना देता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, डाई एटमेशियस अर्थ। क्राइजोफाइट्स में अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली हमारे फोटोसिंथेटिक हो गए। अब यहाँ पे इसके बारे में डाई एटमेशियस अर्थ ये जो बनाते हैं ये हमारी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होते हैं। सो दे आर यूज्ड फॉर एक तो हो गया हमारा पॉलिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। ठीक है, तो इनके फिल्ट्रेशन में भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें जो है ये हमारा क्या इंक्लूड करता है, गोल्डन एल्गी भी हम इसको बोलते हैं। गोल्डन एल्गी को ही आप क्या बोल सकते हो, डेजमिड्स बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। देखो ये वर्ड ना एनसीईआरटी में 2-3 जगह यूज हुए हैं, तो हमें ध्यान रखना है। एक बार तो हमें प्रोटेस्टा में हम ये पढ़ते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो कि फ्लोट करते हैं पैसिवली, फ्लोट्स पैसिवली। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्टन्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंट लाइन क्या है कि ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन की। ठीक है, दे आर कॉल्ड चीफ प्रोड्यूसर्स
इन द ओशन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा क्राइजोफाइट्स। अब अगला पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे जो दिया हुआ है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स, अब अगेन इसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई ये मोस्टली मराइन होते हैं। क्या बताया गया है कि ये मोस्टली मराइन होते हैं, प्लस ये फोटोसिंथेटिक होते हैं हमारे। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक भी हो गए। अब इनकी खास बात क्या है कि इनमें बहुत तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये अलग अलग कलर के भी होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अलग अलग कलर के होते हैं। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। ठीक है, ये कलर एनसीईआरटी में मेंशन कर रखे हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है इसकी कि इसकी स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट होती है ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट, अब इसके पास ये इम्पोर्टेंट है कि भाई इसके पास 2 फ्लैजिला होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस वाले चैप्टर में हमें याद रखना है कि इसके पास फ्लैजिला है नहीं है, कितने हैं। ठीक है, तो इसके पास 2 फ्लैजिला होता है, एक उसमें से लॉन्ग होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, और एक इसमें ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला पॉइंट, ये रेड टाइड कॉज करते हैं। क्या करते हैं? रेड टाइड्स कॉज करते हैं ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोनियोलिक्स। ठीक है, जो कि एक हमारा रेड डाइनोफ्लैजिलेट है। तो ये ना बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करता है, अपनी तादाद बढ़ा देता है, इतनी बढ़ा देता है कि जो टाइड्स हैं, जो सी है, मतलब उसमें जो लहरें हैं, वो हमें रेड कलर की अपीयर होने लग जाती है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि रेड टाइड कॉज करता है। अब ये जो है हमारा टॉक्सिन भी रिलीज करता है, तो इट रिलीजेस टॉक्सिन, जिसकी वजह से क्या होता है, फिशेस मर जाती हैं, किल्स फिशेस। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा डाइनोफ्लैजिलेट, इसमें यही दिया है। अब यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड के बारे में देखते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट लाइन जो है, इसको बोला जाता है कि ये रिलेटिव हैं प्लांट्स के, दे आर रिलेटिव ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास पिगमेंट होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं हायर प्लांट्स में। ठीक है, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट सिमिलर इन हायर प्लांट। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और कैसा, रुका हुआ पानी, रुके हुए पानी को क्या बोलते हैं? स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, तो स्टैग्नेंट वाटर में हमें मिलता है। अगला, अब इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि जब सनलाइट होती है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, और जब ये सनलाइट नहीं होती है तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड में आके प्रिडेशन करके अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये क्या करता है? ये हमारा फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, यहाँ से ये न्यूट्रिशन डिराइव करता है। और अगर सनलाइट नहीं है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तब ये क्या करता है? ये तब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड से प्रिडेशन करता है। ठीक है, तो प्रिडेशन करके अपना न्यूट्रिशन ये। तो अगला पॉइंट ये है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इसके पास क्या होता है? एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, कॉल्ड
पेलिकल। अब पेलिकल की वजह से ही क्या होता है, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। इट हैज़ 2 flagella, 1 short and 1 long. वन लॉन्ग। ठीक है, तो अब अगला हम पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, अब स्लाइम मोल्ड्स में आ जाओ। तो सबसे पहली बात आप याद रखना, एस से स्लाइम मोल्ड, एस से सैप्रोफिटिक। भाई ये बहुत ज़्यादा सैप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि इनके एग्रीगेशन को, मतलब जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो ये एक बॉडी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। सो इनकी एग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। ठीक है, जो मलेरिया कॉज करता है वो अलग है, वो भी आएगा। तो ये प्लाज्मोडियम बना लेता है अंडर फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जिसके टिप्स पे स्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, स्पोर्स होते हैं एट टिप्स। ठीक है, और हाँ ध्यान रखना, वैसे तो इनके पास ट्रू वॉल्स नहीं होती, बट स्पोर्स जो होते हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं। तो दे पोजेस ट्रू वॉल्स। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट ये है कि ये एक्सट्रीमली, स्लाइम मोल्ड जो है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं टू एनवायरमेंटल कंडीशन, और इसीलिए ये बहुत सालों तक सरवाइव करते हैं। सो दे सरवाइव मैनी ईयर्स। ठीक, अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोन। तो जैसा हमने देखा था कि यूग्लिनॉइड जो है उनको हम प्लांट के रिश्तेदार बोलते हैं, रिलेटिव ऑफ प्लांट्स, है ना। उसी तरीके से प्रोटोजोन को हम बोलते हैं रिलेटिव ऑफ एनिमल। तो दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, ये सारे के सारे क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं सारे के सारे, ऑल ऑफ देम। ठीक है, अब अगला पॉइंट कि इसको ना 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, प्रोटोजोन को फर्दर 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। उन 4 ग्रुप का नाम क्या है, मैं ऐसे लिखती हूँ। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है अमीबॉइड। ठीक है, दूसरा ग्रुप है दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ठीक है, तीसरा है सीलिएटेड, फोर्थ है स्पोरोजोन। ठीक है, अब इनके बारे में मैं कुछ यहाँ पे लिख देती हूँ कि अमीबॉइड जो हैं वो हमारे कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सी वाटर में भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी मराइन फॉर्म्स जो हैं उनके पास सिलिका होता है। ठीक है, सो देयर मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। एक तो एग्जाम्पल हो गया हमारा अमीबा। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा एंट अमीबा। तो इजी है, अमीबॉइड्स अमीबा याद रखो और एंट अमीबा याद रखो। ठीक है, अब फ्लैजिलेटेड पे आ जाओ। फ्लैजिलेटेड वाले हमारे फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पैरासाइट होते हैं मेनली। ये डिजीज कॉज करते हैं, कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस करते हैं। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, नेक्स्ट सीलिएटेड में ये हमारे एक्वेटिक हैं। ठीक है, और इनके पास जो सीलिया है वो किस में हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इट हेल्प्स इन
एक तो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी फूड है उसके इनटेक में, ठीक है, फूड इनटेक और कहाँ लेते हैं, इनकी बॉडी कैविटी होती है, इन बॉडी कैविटी जिसको क्या बोलते हैं, गुलेट, इन बॉडी कैविटी जिसको हम बोलते हैं गुलेट, ठीक है। इसका सिलिएटेड का जो एग्जाम्पल है वो आप याद रखो, पैरामीशियम, ठीक है। अगला है हमारा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन जो है ये बहुत ही डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, जो एनसीईआरटी कहती है कि बहुत ही ज्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इनके पास दे हैव स्पोर लाइक, मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखती हूँ, दे हैव स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज, ठीक है, इन्फेक्शियस स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मतलब इनके जो स्पोर्स जो हैं वो उनकी ऐसी स्टेज आती है जो कि बीमारी कॉज करते हैं बहुत ही, और वो बहुत ही तेजी से फैलते हैं, ठीक है। तो स्पोरोजोन का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये होता है जो हमें मलेरिया कॉज करता है, जिसके लिए एनसीईआरटी में लिख रखा है कि ये एक मलेरियल पैरासाइट है। ऑलराइट, नेक्स्ट, कि इसका स्टैगरिंग इफेक्ट है ऑन ह्यूमंस, इट हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, क्योंकि इसमें मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारे ये नोट्स कवर किए हैं और आप इनको लिख सकते हो साथ साथ। थैंक यू।